दोस्तों, कहानियां जब रहस्य और सस्पेंस से भरी हो तो उनका हर नया अध्याय हमें और भी गहरे अंधेरे में ले जाता है। निखोज सीरीज का पहला सीजन आपने देखा ही होगा, जहां दीप्ति के गायब होने की गुत्थी हमें उलझाकर छोड़ गई थी। कभी शक रण सिंह पर गया, कभी किसी और पर, लेकिन सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। और अब वक्त है उस अधूरी कहानी को आगे बढ़ाने का, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं निखोज सीजन 2। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन और भी पेचीदा होने वाली है। और अगर आपने इसका पहला सीजन मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसको बिना देखे आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है वृंदा के एक भयानक सपने से। वो अचानक अपनी आंखें खोलती है और महसूस करती है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। सपने में उसने देखा था कि उसकी बेटी दीप्ति तालाब में डूब रही है और वहीं पर रण सिंह भी मौजूद है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर रहा। ये सीन देखकर वृंदा भीतर ही भीतर झकझोर उठती है। अगले दिन दीप्ति को लापता हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई थी। वृंदा अपने घबराए दिल के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां वो अफसाना से केस की अपडेट लेने लगती है। अफसाना बताती है कि अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है और महेंद्र गुप्ता, जो पहले कई मामलों में सबूत मिटाने का काम कर चुका है, वो हर चीज को और उलझा रहा है। वृंदा इस खबर को सुनकर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि अब हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो सीधे महेंद्र गुप्ता के दिमाग को चुनौती दे सके। तभी उसे अचानक आनंद चटर्जी का नाम याद आता है। आनंद चटर्जी सीक्रेट एजेंसी में काम करते थे और वृंदा के गुरु भी थे। उनका एनकाउंटर करने का तरीका इतना तेज और खतरनाक था कि लोग आज तक उनसे डरते थे। हालांकि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वृंदा को लगता है कि वही इस केस में उसकी मदद कर सकते हैं। तुरंत ही वृंदा आनंद से मिलने के लिए निकल पड़ती है। वो आनंद को सारी घटनाओं की जानकारी देती है और बताती है कि दीप्ति का लापता होना अब एक गंभीर मामला बन चुका है। आनंद सुनता है और तय करता है कि उसे उस क्राइम लोकेशन यानी बंतल गांव के फार्म हाउस पर जाकर जांच करनी होगी। इस बीच वृंदा अपने एक्स हस्बैंड आकाश से मिलने न्यू टाउन के एक कॉफी शॉप में पहुंचती है। आकाश बताता है कि जब दीप्ति घर से पार्टी के लिए निकल रही थी तो उसने विशाल नाम के लड़के का जिक्र किया था और उसी समय दीप्ति के फोन का स्पीकर ऑन था, जिससे आकाश ने उसकी एक बात सुन ली थी और ये खबर वृंदा के लिए एक बड़ा सुराग साबित हो सकती थी। अब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके दोस्त ने वॉइस मैसेज में कहा था कि दीप्ति तुम कहाँ हो, यहाँ जल्दी आ जाओ। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई थी। दीप्ति ने जैसे ही ये मैसेज सुना वो तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। आकाश की ये बात सुनकर वृंदा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ हम डीसीपी को देखते हैं। डीसीपी ने रण सिंह के लिए जानकी नाम की एक वकील को हायर किया था। उसका मकसद साफ था, रण सिंह को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकलवाना, ताकि वृंदा तक कोई जानकारी ना पहुंचे और वो अपनी बेटी को ढूंढने में सफल ना हो सके। डीसीपी ऐसा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वकील की सलाह पर डीसीपी रण सिंह के पास जाकर उसके सिग्नेचर लेता है। रण सिंह बिना देरी किए सिग्नेचर कर देता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बाहर निकलकर वो खुद पता लगाएगा कि उस रात असल में हुआ क्या था। वो जानना चाहता था कि आखिर सारी घटनाओं की सच्चाई क्या थी। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। इसी दौरान वृंदा अफसाना को कॉल करके न्यू टाउन के वर्टेक्स विंग में बुलाती है। वहां दीप्ति के दोस्त विशाल और सुदीप पहले से मौजूद थे। वृंदा जान चुकी थी कि रण सिंह की कार में विशाल और सुदीप के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं, इसलिए वो तुरंत उनके पास जाकर पूछताछ करने लगती है। लेकिन दोनों शुरू में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। वृंदा गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स रण सिंह की कार में मिले हैं? अब सच बताओ कि तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे थे? इस बीच सुदीप के चाचा जयदेव वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि फिंगरप्रिंट्स मिलना तो आम बात है। उस पार्टी वाली रात बाहर से लेकर फार्म हाउस तक ये दोनों उसी कार में गए थे। अब वृंदा सीधे उस वॉइस मैसेज के बारे में पूछती है जो दीप्ति को आया था। सुदीप बताता है कि वो सिर्फ मजाक था। उस दिन हम सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे, लेकिन दीप्ति थोड़ी देर से आई, इसलिए हमने वो नाटक किया था कि उसे जल्दी बुला लिया जाए। ये सुनकर वृंदा को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए फिलहाल वो कुछ भी कार्यवाही नहीं कर पाती और उनकी तरफ से कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं कि रात को आनंद चटर्जी वृंदा को कॉल करते हैं। वो बताते हैं कि दीप्ति को अब लापता हुए 12 दिन से ज्यादा हो गए हैं और कल डीसीपी रण सिंह को कोर्ट में पेश करने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब रण सिंह को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखा जा सकता। ये सुनकर वृंदा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। अगले दिन वृंदा अफसाना के साथ दूसरे पुलिस स्टेशन बोजर हट पहुंचती है। वहां ऑफिसर विश्वास मौजूद होते हैं। यहाँ वृंदा को गोल पार्क के आसपास का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। फुटेज देखने के दौरान वृंदा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नया क्लू मिल गया हो। वो उस फुटेज को तुरंत अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करके अपने साथ ले जाती है और इतने में वहाँ पर सुबन नाम का एक लड़का आ जाता है। कुछ महीने पहले उसकी स्कूटर चोरी हुई थी और उसने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक उसे स्कूटर नहीं मिली। वो पुलिस पर चिल्लाने लगता है। उसके साथ एक और शख्स होता है जिसकी मछली पकड़ने वाली बोट गायब हो गई थी, यानी किसी ने चोरी कर ली थी। वृंदा दोनों से थोड़ी बातचीत करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। घर लौटकर वृंदा बार बार वही सीसीटीवी फुटेज देखती है, हर फ्रेम पर ध्यान देती है। अगले दिन वो रोशनी के घर पहुँचती है जहाँ विजय मौजूद होता है। वृंदा सीधे सवाल करती है, तुमने कहा था कि उस दिन रोशनी को मायके छोड़कर सीधे तुम घर लौट आए थे, तो फिर तुम वोजर हट रोड से न्यू टाउन क्यों गए और कार को मोड़कर पानी वाले रास्ते से ही क्यों आए? इतना कहते हुए वृंदा दोनों के सामने वही सीसीटीवी फुटेज रख देती है। अब कोई बहाना या झूठ बोलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हर सबूत उनके सामने था। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद रोशनी के पसीने छूट जाते हैं। वो डर के मारे कांपने लगती है। वो विजय की ओर देखते हुए कहती है, अब इससे ज्यादा मैं झूठ नहीं बोल सकती। इतना कहते ही रोशनी अपने आप सच बताने लगती है। वो कहती है कि पार्टी के दौरान मैंने अपना ज्यादातर समय रण सिंह के साथ बिताया था। घर लौटते समय विजय मुझ पर शक करने लगा और मेरे ऊपर गंदे आरोप लगाते हुए चिल्लाने लगा। इसी बात को लेकर हमारे बीच में झगड़ा हो गया। विजय पहले से नशे में था। तभी अचानक एक लड़की हमारी कार के सामने आ गई। हमारी कार से उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन विजय ने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी तक नहीं। मैंने उसे कई बार रोकने को कहा, लेकिन वो डर गया कि कहीं वो केस में फंस ना जाए। इसी डर की वजह से उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि वो लड़की जिंदा है या मर चुकी है। ये सुनकर वृंदा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाती है, अगर तुम दोनों ने उस लड़की की मदद की होती और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। अब कुछ देर के बाद सीनियर कमिश्नर वृंदा को अपने पास बुलाते हैं। वो बताते हैं कि रण सिंह को जमानत दिलाने के लिए ऊपर से प्रेशर आ रहा है। भले ही रण सिंह दोषी क्यों ना हो, हमें उसे जमानत देनी ही होगी। हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा भी हो सकता है। कमिश्नर कहते हैं, अगर वो सच में दोषी है तो बाहर आने के बाद वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। वृंदा समझ जाती है कि फिलहाल उसके पास कोई और चारा नहीं है। धीरे धीरे वो रण सिंह की जमानत के लिए मान जाती है। इस प्रकार सभी कानूनी प्रक्रियाओं के बाद रण सिंह को आखिरकार जमानत मिल जाती है। अब दोस्तों, उसी रात हम देखते हैं कि वकील जानकी और रण सिंह रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी रण सिंह की नजर पीला कोट पहने हुए एक आदमी पर पड़ती है जिसका नाम जोगा था। रण सिंह अपनी गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है कि ये कोट तुम्हें कहाँ मिला। जोगा डरते हुए बताने लगता है, उस रात जब आप बेहोश हो गए थे तो मैंने आपकी बॉडी से ये कोट ले लिया था। वहीं गोल पार्क के पास दो कारें खड़ी थी, एक लाल और एक काली। कुछ लोगों ने आपको उठाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। उस समय आप पूरी तरह से बेहोश थे। फिर उन्होंने काली कार वहीं छोड़ दी और रेड कार लेकर चले गए। मैं थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, अंधेरा भी था, इसलिए उनके चेहरे नहीं देख सका। जब वो चले गए तो मैं पास जाकर आपका कोट ले आया। और हाँ, उस लाल कार पर एक तस्वीर बनी थी जिसमें एक फाइटर तलवार लेकर खड़ा था। बस इतना ही, मैं और कुछ नहीं जानता। रण सिंह गंभीर होकर पूछता है, क्या मैं पुलिस को लेकर आऊं तब तुम सब कुछ बता दोगे? जोगा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। रण सिंह तुरंत उसे पैसे दे देता है। अब ये दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जानकी रण सिंह को उसके घर पर छोड़कर चली जाती है। घर पहुँचते ही रण सिंह का कोई भी स्वागत तक नहीं करता। उसकी पत्नी बेटा कोई भी उससे बात नहीं करता और सभी चाहते थे कि वो घर से बाहर चला जाए। फिर रण सिंह एक होटल में रुकने के लिए जाता है, लेकिन वहां का मैनेजर कहता है, आपको यहाँ रूम नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसका कारण यह था कि रण सिंह की टीवी न्यूज चैनल के जरिए बदनामी हो चुकी थी, इसलिए लोग उसके प्रति नाराज थे। अब रण सिंह के पास ना तो कार थी और ना ही घर और ना ही वो कहीं जा सकता था। वो दुखी और हताश होकर सड़क पर बैठकर रोने लगता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है और सोचता है कि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया और अब तो उसके पास कहीं जाने की कोई जगह तक नहीं बची। इसी दौरान उसी एरिया में कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। वो रण सिंह को देखते ही अफसाना को फोन कर देते हैं। अफसाना उन्हें कहती है कि आप लोग उसे उसके घर पर ही ड्रॉप कर दो। दोस्तों, यहाँ बात ये थी कि अफसाना उसकी मदद इसलिए कर रही थी क्योंकि जब वो वॉइस टीवी में काम करती थी तब उसे रण सिंह से एक तरफा प्यार था और यही कारण था कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड उससे नाराज रहता था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि रण सिंह अफसाना को लाल कार और जोगा के बारे में सारी बातें बताता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर अफसाना कहती है, तुम ये सब बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें उन लोगों ने कार की फ्रंट सीट पर बैठाया था
तो हमें उन दोनों कारों का सीसीटीवी फुटेज भी मिलना चाहिए, तभी कोई तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा और तभी मैं ये सब वृंदा मैडम को बता सकती हूँ। रण सिंह गंभीर होकर जवाब देता है, गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है, लेकिन उस कार पर हाथ में तलवार लिए वॉरियर का एक स्टिकर लगा है, उसी से हम उस कार को पहचान सकते हैं। आगे जाने वाले रास्तों पर वो कार किसी न किसी सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर जरूर हुई होगी। ये सुनकर अफसाना तुरंत उस एरिया के आसपास के सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज निकालती है और जांच शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद उसे वो वॉरियर स्टिकर वाली कार दिखाई देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वृंदा अपने गुरु आनंद चटर्जी से मिलने जाती है। वृंदा उनसे पूछती है, अगर सच में मेरी बेटी की मौत हो गई होती तो उसकी डेड बॉडी अभी तक क्यों नहीं मिली, उसकी लाश कहाँ है? आनंद गंभीर होकर जवाब देते हैं, अगर रण सिंह ने दीप्ति के साथ कुछ गलत किया होता तो वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश जरूर करता, और अगर उसने दीप्ति को मार दिया होता तो उसकी कार में खून के धब्बे क्यों मिलते? वो अपनी कार को रास्ते में खड़ा करके उसमें क्यों बैठता? इसका मतलब है कि कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ रण सिंह को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दीप्ति की लाश को कहीं छुपाया गया है ताकि कोई सबूत ना मिले। अगर लाश मिल जाती तो फॉरेंसिक रिपोर्ट सब कुछ बता देती और यह साफ हो जाता कि रण सिंह निर्दोष है या नहीं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीसीपी शुरू से ही रण सिंह पर नजर बनाए हुए था। उसे जोगा के बारे में पता चलता है। डीसीपी जोगा को शराब और पैसे देता है और धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने पुलिस के सामने सच कहा तो तुम्हारी मौत पक्की है। जोगा इस धमकी से पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर अगले सीन में अफसाना उस वॉरियर स्टिकर का प्रिंट आउट लेकर रण सिंह के पास जाती है और कहती है कि देखो, अब तुम जोगा को दिखाकर कंफर्म करो कि यही वो कार थी या नहीं। अब इस तरफ ये सब कुछ वृंदा के कानों तक पहुंच जाता है। वो तुरंत अफसाना को कॉल करती है और डांटते हुए कहती है, तुम तुरंत यहाँ पर वापस आओ, ये सब क्या हो रहा है? तब तक जयदेव भी वृंदा से मिलने के लिए वहाँ पहुँच चुका था और दोनों बातचीत में मग्न थे। तभी अफसाना वहाँ पहुँच जाती है। वृंदा गुस्से में अफसाना से पूछती है, तुम रण सिंह के साथ क्या कर रही थी? अफसाना डरते हुए और थोड़ी झिझकते हुए सच सच बताने लगती है। वो बताती है कि रात को जोगा नाम का एक आदमी जिसने पीले रंग का कोट पहना था और जिस पर खून के धब्बे लगे थे, वो रण सिंह के पास आया था। उस आदमी ने जो कुछ भी देखा उसने सारी बातें अफसाना को बताई और अफसाना वो सब वृंदा को बताने लगी। इसके पास खड़ा जयदेव ये सब सुन रहा था। वृंदा अफसाना पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जयदेव झट से बीच में आ जाता है और वृंदा को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, तुम ठंडे दिमाग से सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, चलो कहीं कॉफी पीते हैं, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। अब वृंदा अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए उसके साथ चली जाती है। कॉफी शॉप में जयदेव और वृंदा बैठते हैं। जयदेव धीरे धीरे बातचीत शुरू करता है। जयदेव कहता है, देखो, ये सब परेशानियां खत्म हो जाएं, तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। तुम्हारे पति के बारे में मैंने सुना है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी मुश्किलों से गुजरी हो। जयदेव की बातें सुनकर वृंदा को थोड़ा हौसला मिलता है, लेकिन घर लौटते ही वो फिर अकेले अपनी बेटी की याद में रोने लगती है। दुनिया के सामने वो स्ट्रॉन्ग दिखती है, लेकिन माँ होने के नाते उसका दर्द अंदर ही अंदर बहुत गहरा था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि रण सिंह विजय के घर पहुंचता है और पूछता है, आखिर उस रात क्या हुआ था? पार्टी में दूसरी ड्रिंक लेने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे सब बताओ। विजय बताता है कि तुम तीसरी ड्रिंक के बाद बहुत ज्यादा नशे में थे। उसके बाद का मुझे भी कुछ धुंधला ही याद है। विशाल ने रोशनी और दीप्ति के लिए तीसरी ड्रिंक बनाई थी और उन्होंने उसे जबरदस्ती पिलाई। इसके बाद तुम और दीप्ति दोनों घर जाने के लिए बाहर गए, लेकिन दीप्ति अपना फोन भूल गई थी, इसलिए वो वापस अंदर गई। फोन लेने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। अब विजय से सारी बातें जानने के बाद विजय और रण सिंह जोगा से मिलने के लिए निकलते हैं। रास्ते में ही विजय रण सिंह को बताता है कि वो जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वो अफसाना को कॉल करके बता दे, ताकि वृंदा मैडम को सारी जानकारी मिल सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अफसाना रण सिंह को एक शॉकिंग खबर देती है। वो कहती है कि जोगा का कल रात एक्सीडेंट हो चुका है और वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर रण सिंह पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसका दिमाग हिल जाता है कि आखिरकार उस जोगा का एक्सीडेंट किसने करवाया होगा। अब जल्दी ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही रण सिंह हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो देखता है कि जोगा की मौत हो चुकी है और उसके शरीर से पीला कोट भी गायब हो चुका था। ये सीन देखकर रण सिंह पूरी तरह से निराश हो जाता है। उसके पास यही मौका था अपनी बेगुनाही साबित करने का, लेकिन अब वो मौका भी हाथ से निकल गया था। धीरे धीरे रण सिंह की बेगुनाही साबित करने की कोशिश फीकी पड़ने लगती है। अब उसके पास बस एक ही सबूत बचा था, वो लाल रंग की कार, और अब इस कार के मालिक को ढूंढना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। हम देखते हैं कि जानकी डीसीपी के पास जाती है और सीधे पूछती है कि सच बताइए, जोगा को आपने ही मारा है ना? डीसीपी तुरंत इनकार करता है और कहता है कि मैंने उस जोगा को नहीं मारा।
जानकी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार जोगा की मौत के पीछे कौन था। इसी बीच अफसाना शहर में उस लाल कार को ढूंढना शुरू कर देती है। वो गैराजों में जाकर पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के दौरान उसे एक अहम जानकारी मिलती है जिसे वो तुरंत रण सिंह को कॉल करके बताती है। अफसाना कहती है कि सर, सीसीटीवी में दिख रही लाल कार पर जो स्टिकर बना हुआ है वो समुराई वॉरियर ग्राफिक्स वाला है और ये ग्राफिक्स केवल कोलकाता में एक ही जगह पर बनाया जाता है और वो है काली घाट का गैराज। तो अब रण सिंह अफसाना से उस गैराज का एड्रेस ले लेता है क्योंकि वो खुद वहाँ जाकर पूछताछ करना चाहता था। वो पूरी तरह से तैयार था कि उस कार और जोगा से जुड़ी हर बात का सच पता लगाए। इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वृंदा जयदेव से मिलने के लिए जाती है। उस समय जयदेव गोल्फ खेल रहा होता है। वृंदा थोड़ी गुस्से और चिंता के साथ उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि पिछली रात जोगा की मौत हो गई। यही मौका था जिससे मुझे कुछ अहम सबूत मिल सकते थे। जयदेव थोड़ा गंभीर आवाज में जवाब देता है, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ रण सिंह का ही काम है। दीप्ति के गायब होने के पीछे उसका हाथ हो सकता है। ये सुनकर वृंदा उसे टोकते हुए कहती है कि मैं शुरुआत से देख रही हूँ तुम रण सिंह के ऊपर बहुत नाराज हो। बताओ असल में बात क्या है। जयदेव थोड़ी देर चुप रहता है और फिर टालम टोल करते हुए कहता है, वो उसने दीप्ति के साथ कुछ खराब चैट्स की थी, इसलिए नाराज होना स्वाभाविक है। वृंदा शॉक्ड होकर कहती है, हमें अभी तक उस चैट की असली सच्चाई नहीं मिली है। बिना स्पष्ट जानकारी के हम सीधे सीधे अनुमान नहीं लगा सकते कि रण सिंह ही गलत था। फिर अचानक वृंदा उसकी ओर देखकर पूछती है, क्या तुम बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो? मैंने तुम्हें बताया कि जोगा मर गया है और तुमने एक भी बार नहीं पूछा कि आखिर कैसे। ये सुनकर जयदेव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वृंदा फिर टॉपिक को बदलते हुए कहती है, चलो एक दिन हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं तुम्हारी कार में। वैसे मेरी कार में कुछ दिक्कत आ गई है। जयदेव जवाब देता है, आज नहीं हो पाएगा, मेरी कार भी खराब हो गई है, मैंने उसे गैराज में दे दिया है। वृंदा पूछती है, अच्छा वो कौन सा गैराज है? मैं भी अपनी कार वहीं ठीक करवा लेती हूँ। लेकिन जयदेव गैराज का नाम सही से नहीं बता पाता। लेकिन तभी दोस्तों अफसाना वहाँ पर पहुँच जाती है। वो वृंदा से कहती है कि मैडम, हमें वो वॉरियर ग्राफिक्स बनाने वाले का पता मिल गया है। उसका नाम सादिक है और उसका गैराज काली घाट में है। वही हमें उस लाल कार के असली मालिक तक पहुंचा सकता है। वृंदा के पास खड़ा जयदेव ये सब सुन रहा था और वो थोड़ा डरने लगता है, हड़बड़ा जाता है। इतने में जयदेव को अचानक फोन आता है और वो कहीं के लिए निकल जाता है। वृंदा अफसाना से कहती है, हमें रण सिंह पर नजर रखनी होगी, अभी भी वो हमारे लिए प्राइम सस्पेक्ट है। ये सुनकर अफसाना डरते हुए कहती है, मैडम मुझसे गलती हो गई, मैंने अभी अभी सादिक का पता रण सिंह को भेज दिया है और वो अब उसी के पास जाने के लिए निकल चुका है। क्या वो उसे मार देगा? वृंदा गुस्से में कहती है, ये तुमने क्या किया? तुम अभी उस बस्ती में जाओ और सादिक को ढूंढो और उससे मिलो। मुझे एक दूसरा काम है, मैं उसके लिए निकलती हूँ। इसी बीच दूसरी तरफ रण सिंह सादिक के गैराज के बारे में पता लगाता है और तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही सादिक रण सिंह को देखता है वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन रण सिंह भी उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद अफसाना भी उसी बस्ती में पहुँच जाती है। वहीं सादिक के घर के सामने बड़ी भीड़ जमा हुई थी। अफसाना अंदर जाकर देखती है कि सादिक जमीन पर पड़ा हुआ है। ये सीन देखकर अफसाना पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो आसपास खड़े लोगों से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है। लोग बताते हैं कि कुछ ही देर पहले यहाँ कोई आया था और सादिक को यहाँ से ले गया। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अब अफसाना रण सिंह का फोटो निकालकर उन लोगों से पूछती है कि क्या यही वो आदमी था। भीड़ में से कोई जवाब देता है कि हाँ, ये वही आदमी है। अफसाना अब रण सिंह को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ती है। वो तुरंत रण सिंह को कॉल करती है और कहती है कि सर, मुझे क्लू मिला है, इसके बारे में आपको बताने के लिए आपसे मिलना है। रण सिंह तुरंत ही अफसाना से मिलने के लिए उसी जगह पहुंच जाता है। फिर अफसाना उससे सीधे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर अफसाना रण सिंह को गन पॉइंट पर लेकर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा देती है। गाड़ी में बैठाते ही वो रण सिंह से गुस्से में पूछती है, तुमने उस आदमी को क्यों मार डाला? रण सिंह अब सारा सच बताने लगता है। वो कहता है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो सादिक मुझे देखकर भागने लगा। उसे लगा कि मैं पुलिस हूँ, लेकिन मैंने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। फिर मैंने उसे उस लाल कार की तरफ इशारा किया। सादिक ने बताया कि ये कार अलीपुर के प्रकाश अग्रवाल और उनके बेटे राकेश की है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी आया और कहने लगा कि उसे ये कार खरीदनी है और तभी वो सादिक को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। शायद उसी आदमी ने सादिक को मारा होगा। प्रेजेंट में अफसाना रण सिंह से कहती है, मैं इनहेलर लेने के लिए मेडिकल जा रही हूँ, प्लीज आप यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अफसाना गाड़ी से उतरकर मेडिकल की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रण सिंह ने देखा कि वही आदमी जो सादिक को जबरदस्ती ले गया था अभी भी वहाँ मौजूद है। रण सिंह चिल्लाकर अफसाना को बताता है कि देखो, यही वो आदमी है जिसने सादिक को मारा है। अफसाना तुरंत ही उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके पेट में चाकू घुसा देता है और भाग निकलता है।
अफसाना का खून तेजी से बहने लगता है। रण सिंह तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा को फोन आता है और पता चलता है कि अफसाना हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। वृंदा तुरंत वहां पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में रण सिंह वृंदा को बताता है कि सादिक ने मुझे कार के मालिक का नाम बताया था, प्रकाश अग्रवाल, लेकिन मुझे आज पता चला कि प्रकाश अग्रवाल और राकेश अग्रवाल दोनों आज ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो वृंदा कहती है वो दोनों मुझसे बच नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने वो लाल कार किसी जयदेव नाम के आदमी को बेच दी थी। पूछताछ के पहले ही दिन मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था और पूछताछ के दौरान तुमने मुझे बताया था कि सुदीप और दीप्ति के बीच में कुछ संबंध थे और मेरी बेटी दीप्ति उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती थी। इसी बारे में दीप्ति तुमसे बात करती थी। इसका मतलब है कि दीप्ति तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करती थी। उसने तुम्हें अपने पिता की तरह समझा। ये सुनकर रण सिंह पूछता है, अगर ये सब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पुलिस हिरासत में क्यों रखा? वृंदा कहती है कि मुझे एक ढाल की जरूरत थी जिसके पीछे मैं खड़ी रह सकूं। वहां खूनी बिंदास होकर मेरा काम करता रहा, ये सोचकर कि उसे कोई नहीं देख रहा। तुम्हारी ढाल ने उस ओवर कॉन्फिडेंट जयदेव को पकड़वा दिया। मैंने जयदेव से दोस्ती की और उससे प्यार का नाटक किया। इसी बीच अफसाना की मदद से मैं उस केस की सारी जानकारी देती रही और फिर मैंने जयदेव को एक जाल में उलझा दिया। वहीं जयदेव ने किसी को काम पर रखा जिसने सादिक और जोगा को मार डाला और वही आदमी था जिसने अफसाना पर हमला किया और अब पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया है। मेरे गुरु आनंद चटर्जी उसके फिंगरप्रिंट्स की जांच कर रहे हैं। इसके बाद वृंदा डीसीपी के पास जाती है और सब कुछ बताने लगती है। डीसीपी ये सब सुनकर हैरानी से पागल हो जाता है। वृंदा डीसीपी से तीखे अंदाज में कहती है, तुमने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और ये सब मुझे पता है। तुम्हें क्या लगा वकील जानकी तुम्हारे लिए काम करती है? नहीं, जानकी मेरे लिए काम करती है। मैंने ही उसे वो सब करने के लिए कहा था ताकि तुम्हारे जरिए रण सिंह को जमानत मिल जाए और तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर वृंदा एक एक करके सब कुछ बताने लगती है कि उसने कैसे कैसे सब लोगों को उलझा कर रखा और साइड बाय साइड इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रही। इसके बाद हम देखते हैं कि वृंदा दीप्ति के सभी दोस्तों और इस केस से जुड़े सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाती है। एक एक करके उन्हें अंदर बुलाकर वो पूछताछ करने लगती है, लेकिन उन्हें बुलाकर भी उससे कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाती। सभी का एक ही कहना था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। फिर वृंदा दीप्ति की दोस्त आहाना को बुलाकर उससे पूछताछ करती है। वो कहती है कि देखो आहाना, तुम्हारे सभी दोस्तों ने बताया कि उस रात दीप्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। उन्होंने केवल इसमें तुम्हारी मदद की थी। ये सुनकर आहाना बेहद डर जाती है और कहने लगती है कि उस दिन दीप्ति की मौत उन लोगों की वजह से हुई थी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये सुनते ही वृंदा को बड़ा झटका लगता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि अब तक वो सोच रही थी कि दीप्ति जिंदा है, लेकिन अब ये बात साफ हो गई थी कि दीप्ति उसकी एक लौती बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। वृंदा वॉशरूम में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन रोने के बाद वो खुद को संभालती है और फिर से आहाना के पास जाकर कहती है, आहाना दरअसल क्या हुआ था, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। अब आहाना धीरे धीरे वृंदा को सारी सच्चाई बताने लगती है और दोस्तों यही वो पल है जब इस कहानी के असली पत्ते खुलने शुरू होते हैं और सब कुछ धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगता है। आहाना धीरे धीरे वृंदा को सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि उस रात विशाल का रोशनी मैडम को पूरी रात रोकने का प्लान था। इसी वजह से उसने पार्टी में रोशनी के ड्रिंक में कुछ दवाई मिला दी थी, एक ऐसी दवाई जो व्यक्ति को बेहोश कर देती है, लेकिन गलती से रण सिंह ने वो ग्लास पी लिया। इसके बाद जब रण सिंह बाहर निकलते हैं तो दीप्ति भी जाने के लिए निकलती है, लेकिन ये बात सुदीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके साथ ही रोशनी मैडम और विजय सर भी वहाँ से निकल जाते हैं। दीप्ति अपना फोन अंदर ही छोड़ देती है, इसलिए वो फोन लेने के लिए वापस अंदर जाती है। बाहर लौटते ही उसे वो नजारा दिखता है कि रण सिंह ड्राइविंग सीट पर बेहोश पड़े हैं। ये देखकर दीप्ति गुस्से में आकर विशाल और उसके दोस्तों को डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम लोगों ने रण सिंह सर के ड्रिंक में दवाई क्यों मिलाई, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। दीप्ति विशाल पर जोर जोर से चिल्लाती है और धमकी देती है कि मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दूंगी। इसी हाथापाई में अचानक दीप्ति का सर कांच पर लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सुदीप तुरंत अपने चाचा जयदेव को फोन करता है। जयदेव फौरन एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि दीप्ति की मौत का इल्जाम रण सिंह पर डाल दिया जाए ताकि रण सिंह इस केस में फंस जाए। पहले उन्होंने दीप्ति की लाश को रण सिंह की गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाया, लेकिन बाद में उसे उठाकर डिग्गी में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने रण सिंह की गाड़ी को गोल पार्क के पास खड़ा कर दिया और रण सिंह को ड्राइवर की सीट पर बैठा दिया ताकि सबको ये लगे कि वही गाड़ी चला रहा था। फिर जयदेव और बाकी लोग अपनी रेड कलर की कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सारा प्लान यहीं पूरा हो जाता है।
अब वृंदा अहाना से सवाल करती है, तुम लोगों ने दीप्ति की बॉडी के साथ क्या किया? उसकी बॉडी कहाँ पर है? क्या तुम्हें यकीन था कि दीप्ति उस दिन मर गई थी? लेकिन अब अहाना डरते हुए कहती है, दीप्ति की बॉडी? ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर वृंदा अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके दिल में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रण सिंह और वृंदा एक तालाब के किनारे खड़े हैं। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अभी तक दीप्ति की डेड बॉडी का पता नहीं चला है। तभी रास्ते से सुबल नाम का एक लड़का गुजरता है। वो वृंदा को देखकर पूछता है कि मैडम, मेरे स्कूटर के बारे में कोई खबर मिली? ये सुनकर रण सिंह पूछता है, कौन सी स्कूटर और ये क्या मामला है? वृंदा उसे सब कुछ बताती है। उसी समय तालाब में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती हुई दिखाई देती है और जैसे ही उसकी तलाशी होती है, तालाब में से दीप्ति की लाश मिलती है। उसकी लाश स्कूटर के साथ लिपटी हुई थी। वृंदा अपनी बेटी दीप्ति की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सारी दुनिया रुक गई हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दीप्ति के हाथ में एक स्मार्ट वॉच है। ये वही वॉच थी जो उस रात किलर के फोन के साथ कनेक्ट हो गई थी। वृंदा उसे उठाती है और चार्ज करती है। इसके बाद वो सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाती है। सभी के फोन सामने रखकर वो स्मार्ट वॉच को एक एक करके उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी का भी फोन कनेक्ट नहीं होता। और तभी दोस्तों, कहानी में आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां अचानक विजय का फोन दीप्ति के स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही ये कनेक्शन बनता है, सच सामने आ जाता है। दीप्ति का खूनी कोई और नहीं बल्कि विजय ही था। ये सच्चाई सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। विजय का पूरा भांडा फोड़ हो चुका था। विजय फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता। वृंदा उसे चिल्लाते हुए पूछती है, बोलो विजय, आखिरकार उस रात क्या हुआ था? तुमने मेरी बेटी दीप्ति को क्यों मारा? अब ये सारा राज खुल जाता है। विजय रोते हुए बताता है, जब मैं अपनी पत्नी रोशनी को उसके मायके छोड़कर घर वापस आ रहा था, तभी अचानक दीप्ति मेरे कार के सामने आ गई। उसका सिर घायल था और बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। मैंने उसे संभालकर अपनी कार में बैठा दिया। विजय आगे कहता है, मतलब जब दीप्ति अपने दोस्तों के साथ हाथापाई में फंसी थी, तब उसकी मौत नहीं हुई थी, लेकिन उसके सभी दोस्त नशे में थे और उन्हें लगा कि दीप्ति मर चुकी है। इसलिए उन्होंने दीप्ति को रण सिंह की कार में डाल दिया और उसे गोल पार्क के सामने छोड़कर भाग गए। लेकिन जाते समय वो कार की डिग्गी को बंद करना भूल गए। थोड़ी देर के बाद जब दीप्ति को होश आया तो उसने उस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की और अपने घर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक वो विजय की कार से टकरा गई। अब विजय रोते रोते आगे की कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि उस दिन कोई नहीं जानता था कि मैं किस दर्द में था। मेरी पत्नी रोशनी रण सिंह को लाइक करती थी और इसलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। इसी बात को लेकर रोशनी से झगड़ा भी हो गया था। वहाँ से जाते समय मेरा सिर गुस्से में उबल रहा था। दीप्ति मेरी गाड़ी से टकरा गई तो मैंने उसे अपनी कार में धकेल दिया और उसे घर ले जाने लगा, लेकिन तभी उसे देखकर मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने दीप्ति को उस तालाब के पास ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहाँ पास ही एक स्कूटर था, तो मैंने दीप्ति की लाश को उस स्कूटर में लपेटकर तालाब में फेंक दिया। ये सुनते ही वृंदा का बुरा हाल हो जाता है। उसके अंदर का गुस्सा उबल उठता है। वो विजय से चिल्लाते हुए कहती है, अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी अचानक विजय वृंदा से गन छीन लेता है और खुद को शूट कर लेता है और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है और इस तरह से ये केस सॉल्व होता है। अब स्टोरी के एंड में हम वृंदा को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं। वो उसकी राख को गंगा में बहा देती है और इसी के साथ ये निखोज सीजन 2 का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई ऐसी ही शानदार और सस्पेंस थ्रिलर सीरीज हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।